हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू फिज़िक्स वॉयज वंस अगेन। आज हम क्लास 9th वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर के एनसीईआरटी इंटेक्स प्रॉब्लम बैक एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन है वह कुछ इस तरह है। क्वेश्चन है कि लुक एट द एक्टिविटीज़ लिस्टेड बिलो, रीज़न आउट वेदर और नॉट वर्क इज़ डन इन द लाइट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म वर्क। मतलब कि वर्क किया जा रहा है कि नहीं, जो आप समझते हो कि फ़िज़िकल वर्क हो रहा है कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग आपको ये बताना है कि वर्क इस पर्टिकुलर केस में हुआ है कि नहीं। पहला है सुमा इज़ स्विमिंग इन अ पॉन्ड। अब आप एक बात बताइए, स्विमिंग इन अ पॉन्ड मतलब सुमा जो है वो स्विम कर रही है पॉन्ड में, तो वर्क हो रहा है कि नहीं? डेफिनेटली वर्क हो रहा है। क्यों? क्योंकि वर्क का मतलब होता है फोर्स अप्लाई किया जाए और डिस्प्लेसमेंट हो। और हाँ, इस केस में फोर्स तो अप्लाई किया जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, इसलिए वर्क डन होगा। बिल्कुल सही, वर्क डन होगा यहाँ। ठीक है बिल्कुल सही है, वर्क डन होगा। और कैसे हो रहा है? क्योंकि वो क्या कर रही है, वाटर को पुश करेगी और वाटर उसको आगे पुश करेगा। ठीक है, क्लियर है। सेकंड है अ डोंकी इज़ कैरिंग अ लोड ऑन इट्स बैक। अब देखिए, डोंकी अगर लोड उसके बैक पर कैरी कर रहा है और चल रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, तो इस केस में वर्क डन होगा क्या? तो आंसर है नो, वर्क नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कारण ये है कि देखो, डोंकी जो है उसके बैक पर ऐसे वज़न लेके चल रहा है और चल कैसा रहा है, वो चलेगा हॉरिजॉन्टल इसमें, और वेट कहाँ लग रहा है? नीचे की तरफ लग रहा है। ठीक है, तो डोंकी जो फोर्स लगा रहा है उस पर, वेट पर, वो किधर लगा रहा है? ऊपर की तरफ लगा रहा है। तो देखो, ये फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर है। उन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। कितना है? 90 डिग्री है। और क्योंकि इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है, इसलिए वर्क डन क्या हो जाएगा? वर्क डन जो है वह क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। वर्क डन वुड बी ज़ीरो। ठीक है, सो वर्क डन बाय द डोंकी ऑन अ लोड विच ही इज़ कैरिंग ऑन हिज बैक वुड बी ज़ीरो। और रीज़न क्या है इसका? रीज़न ध्यान से समझ लेना, क्योंकि फोर्स जो लगा रहा है डोंकी वो ऊपर लगा रहा है ऑब्जेक्ट पे जो उसके बैक पे रखा है, और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है। फोर्स ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो वर्क क्या हो जाएगा? ज़ीरो, क्योंकि एंगल जो है वह कितना है? 90 डिग्री एंगल है। ठीक है, अगला है अ विंडमिल इज़ लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम अ वेल। एक विंडमिल जो है वह वेल से वाटर ऊपर की ओर खींच रही है। तो अब आप देखिए, वाटर पर वेट कहाँ लग रहा है? नीचे की तरफ लग रहा है, और उसको ऊपर खींच रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि देखो, वाटर पर फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। मान लीजिए ये वाटर है, वाटर पर फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा और उसका डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ है, तो डेफिनेटली वर्क डन होगा। और कैसा वर्क डन होगा? ये पॉजिटिव वर्क डन होगा। दिस इज़ पॉजिटिव वर्क डन। ठीक है, क्यों? क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए जो वर्क डन होगा इट विल बी अ पॉजिटिव वर्क डन। ये कैसा होगा? एक पॉजिटिव वर्क डन होगा। क्लियर है इतना? अगला है एन इंजिन इज, अच्छा, अ ग्रीन प्लांट इज कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। अब देखिए, बेसिकली क्या है, अगर एक ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस कैरी कर रहा है, तो बेसिकली यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है उसके कारण कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। समझना ध्यान से, ऐसा नहीं हो रहा है कि प्लांट जो है वो डिस्प्लेस हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट नहीं अगर हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहे होंगे, इंटरनल फोर्सेस होंगे, लेकिन यहाँ डायरेक्टली हमें पता नहीं चल रहा है कि फोर्स इन्वॉल्व है और उसके कारण डिस्प्लेसमेंट हुआ है। और अगर ऐसा कुछ केस होता है तो याद रखिए, ऐसे केस में जो है वर्क डन ज़ीरो होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है। ठीक है, इसके बाद अगला है एन इंजन इज़ पुलिंग अ ट्रेन। अगर एक इंजन जो है वो ट्रेन को पुल कर रहा है, ठीक है, सीधी सी बात है, तो इंजन को, ट्रेन को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ वर्क तो करना ही पड़ेगा। डेफिनेटली इट हैज़ टू डू सम वर्क, so that work is actually because force is applied in this direction and displacement is also taking place in this direction only, so positive work is done.
विच वर्क इज़ डन, पॉजिटिव वर्क इज़ डन। ठीक है, तो वर्क होगा, बिल्कुल होगा, डेफिनेटली। अगला है फूड ग्रेन्स आर गेटिंग ड्राइड इन द सन। फूड ग्रेन्स जो हैं वो ड्राई हो जाते हैं सन में। तो अब इसमें कौन सा डिस्प्लेसमेंट है? इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट थोड़ी ना हुआ। फूड ग्रेन्स जो हैं वो सूख गए, ड्राई हो गए, तो इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, और अगर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है कोई वर्क नहीं होगा, नो वर्क वुड बी डन। लास्ट है अ सेल बोट इज़ मूविंग ड्यू टू विंड एनर्जी। तो सेल बोट अगर विंड एनर्जी के कारण मूव कर रही है, ठीक है, तो एक बात याद रखो कि सेल बोट अगर विंड एनर्जी के कारण मूव कर रही है तो विंड उसको पुश करती है सेल को, और विंड की डायरेक्शन में ही वो क्या होता है, फिर वो उस डायरेक्शन में वो क्या करता है, आगे बढ़ता है। ठीक है ना, तो फोर्स अप्लाई किया जाता है और उसके कारण डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर वर्क डन होगा, बिल्कुल सही है, वर्क डन होगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये सारे केसेस जो हैं ये समझ लिए, ऑल दीज केसेस वी अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं अब इसके आगे। अब आप देखिए अगला जो है वह हमें देखना है सेकंड क्वेश्चन। An object thrown at a certain angle to the ground moves in a curved path and falls back to the ground. The initial and the final positions of the path of the object lie on the same horizontal line. What is the work done by the force of gravity on the object? अच्छा, प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये। प्रश्न ये कह रहा है कि आपने एक ऑब्जेक्ट को फेंका, ये ऐसा ऊपर गया और ऊपर जाकर वापस लौट आया, ये वापस यहाँ पहुँच गया, और जब पहुँचा तो एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल पे वो वापस आ गया, मतलब ग्राउंड पे वापस आ गया मान लो। ठीक है कि नहीं? इट अगेन रिटर्न्स टू द ग्राउंड। तो प्रश्न यहाँ उठता है कि अगर ये वापस ग्राउंड पर आ गया है तो वर्क डन क्या होगा? ग्रेविटी के द्वारा। हाउ मच वर्क इज़ डन बाय द ग्रेविटी। अब आप एक बात बताइए, अगर इसने स्टार्ट यहाँ से किया था और ये एंड भी यहीं कर रहा है, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन जो हैं वो सेम ही है एज़ फार एज वर्टिकल हाइट्स आर कंसर्न। वर्टिकली कोई डिस्टेंस ट्रेवल हुई नहीं उसकी, तो हॉरिजॉन्टल तो वो एक ही लेवल पर है, सेम लेवल पर है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो है वह ज़ीरो है। अच्छा, और ग्रेविटी कैसे एक्ट करती है? नीचे की तरफ एक्ट करती है। ग्रेविटी जो है, वेट जो है वह नीचे की तरफ एक्ट करता है। तो एक बात तो क्लियर है कि भाई डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं हुआ है, तो वर्क डन बाय द फोर्स भी क्या होगा? ज़ीरो होगा। और इसलिए इस केस में वर्क डन ज़ीरो होगा। क्यों होगा? फिर से सुन लो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर ही दोनों पाए जा रहे हैं, दोनों पोजीशंस पाई जा रही हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट नो वर्क इज़ डन, एंड इफ़ नो वर्क इज़ डन देन द वर्क डन वुड बी ज़ीरो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप कि इतना सभी को समझ में आ गया होगा। Now the next question number 3 is a battery lights a bulb. Describe the energy changes involved in the process. एक बैटरी जो है वो बल्ब को लिट करती है, लाइट करती है, तो एनर्जी चेंजेस जो इन्वॉल्व होते हैं प्रोसेस में वो आपको बताना है। तो देखिए, सबसे पहले तो समझिए बैटरी में जो एनर्जी होती है वो कौन सी एनर्जी होती है? वो होती है केमिकल एनर्जी। दैट एनर्जी इज़ केमिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी होती है? वो केमिकल एनर्जी होती है। और वो केमिकल एनर्जी जो है वो जब, क्योंकि बैटरी में क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं, और उन केमिकल रिएक्शंस के कारण जो है वो जो एनर्जी पजेस करता है वो केमिकल एनर्जी है। वो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट किस में होती है? वह केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एंड फाइनली इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब वही करंट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, और उसके बाद में लास्ट में वह कन्वर्ट हो जाती है लाइट एनर्जी में। किस में कन्वर्ट हो जाती है? लाइट एनर्जी में। तो इस तरह से यह कन्वर्जन होता है ना। साइमल्टेनियसली आप लिखते चलिए, नोट्स बनाते चलिए जो डिस्कशन है इसके, और आपको वंस द क्लास इज़ ओवर, वंस द क्लास गेट ओवर, आफ्टर सम टाइम, हाफ एन आवर के बाद उसको फेयर करके आप मुझे भेजेंगे। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए, बार बार मैं इसी बात को नहीं दोहराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम, क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, अब है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव, यू हैव टू सिट प्रॉपरली इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड इन फ्रंट ऑफ द लैपटॉप और मोबाइल, और प्रॉपरली नोट्स बनाते चलना है साथ साथ। नेक्स्ट है सर्टन फोर्स एक्टिंग ऑन अ 20 kg mass changes its velocity from 5 meter per second to 2 meter per second. Calculate the work done by the force. देखिए, एक सर्टन मास है और उसकी जो वेलोसिटी है वह एक फोर्स के कारण चेंज होती है, और वो जो फोर्स है उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, उसकी वेलोसिटी जो है वो 5 मीटर पर सेकंड से 2 मीटर पर सेकंड हो जाती है। मतलब वो 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा था और अब वह 2 मीटर पर सेकंड से जाने लग गया। यह कौन सी है? यह है इनिशियल वेलोसिटी और यह है फाइनल वेलोसिटी। अब आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है, यू हैव टू डिटरमिन व्हाट? यू हैव टू डिटरमिन द वर्क डन बाय द फोर्स। वर्क डन बाय द फोर्स आपको निकालना है, W आपको फाइंड करना है। तो W क्या होता है बच्चों? W वर्क डन जो है वह होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आपको पता है वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू चेंज इन दी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसके इक्वल होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट के इक्वल होता है। सो दिस इज व्हाट इज दी वर्क डन बाय द फोर्स। ठीक है, तो 1/2 mv² माइनस 1/2 mu² यह वर्क डन होता है। अब यहाँ u और v की वैल्यूज़ दी हुई हैं। u की वैल्यू 5 मीटर पर सेकंड है, v की 2 मीटर पर सेकंड है। 1/2 m कितना है? m जो है 20 kg है, मास दिया हुआ है, गिवन है 20 kg। ठीक है, तो अब बस वैल्यूज़ रखना है आपको। m की जगह 20 kg रख दीजिए। v की जगह क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर माइनस u की जगह 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 10 ये हो जाएगा 10 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, 25 माइनस 4 ये माइनस 21 और 10 कितना हो जाएगा? -210 और इतने जूल्स। क्या हो जाएगा? इतने जूल्स। सो दीज मेनी जूल्स। तो ये वर्क डन हो गया। दिस इज दी वर्क डन। अब ये नेगेटिव वर्क डन है। इसका क्या मतलब होता है? नेगेटिव वर्क डन का मतलब क्या है? याद रखिए, नेगेटिव वर्क डन आ रहा है, इसका सीधा सा मतलब यह है कि यहाँ पर ये जो फोर्स लग रहा है यह रेजिस्टिव फोर्स है। क्या मतलब है इसका? अच्छा, एक और बात, यहाँ पर देखो 5 मीटर पर सेकंड थी और उससे 2 मीटर पर सेकंड हो गई। मतलब स्पीड जो है वो टाइम के साथ कम हो रही है, और अगर स्पीड टाइम के साथ कम हो रही है, इसका सीधा सा मतलब यह है कि उस पर जो फोर्स लग रहा होगा वह अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा। मतलब मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा, और यदि वह मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ऐसे फोर्स को रेजिस्टिव फोर्स कहा जाता है। सच अ फोर्स इज कॉल्ड रेजिस्टिव फोर्स। ठीक है, आई बात समझ में? सो ये जो है यह आपका डिस्कशन था किसके बारे में? वर्क डन बाय अ फोर्स के बारे में। ठीक है, अब आप बताइए, ये समझ में आया? यहाँ लिखना आपको कि नेगेटिव साइन हियर शोज दैट वर्क डन बाय द फोर्स is in opposite direction of the motion. It means that it is a resistive force. कैसा फोर्स है ये? एक resistive force है। It is a resistive force. ठीक है, so let us do next question now. Let us discuss next question now. Question number 5 says a mass of 10 kg is at a point A on a table. It is moved to a point B. A पॉइंट से B पॉइंट पे वो मूव करता है। इफ़ द लाइन जॉइनिंग A एंड B इज़ हॉरिजॉन्टल, अगर लाइन जॉइनिंग A और B हॉरिजॉन्टल है, व्हाट इज़ द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स? एक्सप्लेन योर आंसर। अब ध्यान से समझिए, एक मास है 10 kg का, है ना? क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक मास है 10 kg का और वो एक टेबल पर रखा गया है ना? एक टेबल पर रखा हुआ है इस तरह से। ठीक है, और क्या कहा है कि इस टेबल पर वो ऐसे रखा हुआ, ये टेबल है और इस पर वो 10 kg का मास यहाँ रखा हुआ है ऐसा। ठीक है, फिर उन्होंने कहा है कि इट इज़ मूव टू अनदर पॉइंट B। मतलब ये पॉइंट है A और इसको यहाँ पे ऐसा मूव कर दिया और यहाँ रख दिया, अब ये पॉइंट B है। ठीक है,
और वो उसी हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, मतलब वही है, उसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ही है ना, हॉरिजॉन्टली जा रहा है। व्हाट इज़ द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब अगर वो ऐसे ही इसी हॉरिजॉन्टल इस पे हैं तो वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग डाउनवर्ड, ठीक है। तो आपको बताना है कि कितना वर्क होगा ऑब्जेक्ट पर, हाउ मच वर्क इज़ डन। आप समझिएगा ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे की तरफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो कैसा हो रहा है, हॉरिजॉन्टल हो रहा है। याद रखिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ग्रेविटेशनल फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स लग रहा है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। और अगर इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है तो एक बात तो क्लियर होना चाहिए कि वर्क डन जो होगा वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री एंगल यदि होता है तो वर्क डन ज़ीरो हो जाता है। इन दैट केस वर्क डन बिकम्स ज़ीरो, ठीक है। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट। इसके बाद अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली, डज दिस वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड वाई, इफ इट डजेंट वायलेट देन वाई, इफ इट वायलेट्स देन वाई। अब एक बात बताइए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं हम डिस्कस, है ना, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉल है, वह नीचे की तरफ जा रही है और ये ऑब्वियस है कि अगर बॉल नीचे की तरफ जा रही है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो हो रही है वो क्या हो रही होगी, वह डिक्रीज़ हो रही होगी, इट विल बी डिक्रीजिंग। अब बात यह है कि अगर यह पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है, इफ़ इट इज़ डिक्रीजिंग, ठीक है ना, तो क्या यह कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट नहीं कर रहा है? क्योंकि आपने तो पढ़ा है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, हम ये पढ़ चुके हैं, है ना। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि एनर्जी, टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। However, here we are saying, or you can say that energy can neither be created nor be destroyed. पर यहाँ क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है। और अगर पोटेंशियल एनर्जी ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है, अगर वह डिक्रीज हो रही है, ऐसा संभव है क्या, ये पूछा है। तो याद रखिए ये बिल्कुल अकॉर्डेंस में है, इट इज़ इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उसका कारण क्या है, उसका कारण यह है कि माना कि पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। जितना पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है उतना ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है। आप कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज है, या पोटेंशियल एनर्जी जितने से डिक्रीज़ हो रही है उतने से ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। और होता क्या है, वो इस तरह से होता है कि उनकी जो टोटल एनर्जी है वह वही बनी रहती है, कांस्टेंट बनी रहती है, सेम बनी रहती है। ओके, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी चेंज्ड, एंड इफ इट इज़ नॉट चेंजिंग देन यू कैन से दैट द sum of potential and kinetic energy is remaining same, even though when object is falling down potential energy is decreasing but the kinetic energy is increasing, keeping the total energy constant। तो यहाँ पर कोई वायलेशन होता ही नहीं है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, देयर इज नो वायलेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर अब हम डिस्कस कर रहे हैं 8, और यह क्वेश्चन क्या कह रहा है ज़रा ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यह कह रहा है कि डज द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी टेक प्लेस व्हेन यू पुश अ ह्यूज रॉक विथ ऑल योर माइट एंड फेल टू मूव इट। ओके, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं हम डिस्कस। व्हाट आर द वेरियस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस दैट अकर व्हेन यू आर राइडिंग अ बाइसिकल। जब आप एक बाइसिकल राइड करते हैं तो कौन से वेरियस ट्रांसफॉर्मेशंस, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, ये आपसे पूछा है, और व्हाई। तो देखिए, जब आप सबसे पहले तो क्या है, आपकी जो मस्कुलर एनर्जी होती है वो मस्कुलर एनर्जी कन्वर्ट होती है पैडल को मूव करने में, करेक्ट। सो इट मूव्स द पैडल, और फिर वो जो पैडल है उसकी जो एनर्जी है
है ना, जब आप पैडल में एनर्जी देते हैं तो वो मैकेनिकल एनर्जी जो है या मैकेनिकल वर्क जो है वह साइकिल को एनर्जी देता है और उसके कारण साइकिल मूव होती है, उसके कारण साइकिल को काइनेटिक एनर्जी मिलती है और उसके कारण साइक्लिस्ट और साइकिल काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं। तो बेसिकली मस्कुलर एनर्जी जो है वह मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट होती है और ये मैकेनिकल वर्क जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो ये पूरा इसका क्या है, साइकिल है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। डज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक प्लेस व्हेन यू पुश अ ह्यूज रॉक विथ ऑल योर माइट एंड फेल टू मूव इट? वेयर इज द एनर्जी यू स्पेंड गोइंग? ठीक है, अब देखो क्या होता है कि अब जैसे अगर एक ह्यूज रॉक लें और उसको आप पुश करें, जब आप उसको पुश करते हैं तो वो मूव तो होगी नहीं और हम कह देंगे कि वर्क तो हुआ नहीं। पर एक बात तो है कि आपने जब फोर्स लगाया और आपने फोर्स लगाया तो वो फिर वो फोर्स जो है वो कहाँ गया? ठीक है, वो फोर्स जो है उसने कुछ भी नहीं किया क्या कि कुछ किया है? याद रखिए डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो वर्क डन तो फिजिकली ज़ीरो हो गया है, नो डाउट। लेकिन क्या होता है कि जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो जो रॉक है उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है। हो सकता है बहुत माइन्यूटली हो, बहुत ज़्यादा माइन्यूटली हो, लेकिन बहुत माइन्यूटली भी अगर होता है वो कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है। हाँ, वो आप नोटिस नहीं कर सकते, वो मेजर करना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन वो होता है। और अगर वो होता है सो दैट वर्क डन बाय द फोर्स is actually is converted into energy। ठीक है ना, और तो वो जो वर्क है जो आप फोर्स कर रहा है वो एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन में चेंज मतलब पोटेंशियल एनर्जी होता है। हालांकि वो डिटेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है, इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये बहुत ही मुश्किल है कि वो ऐसा हो पाए। ठीक है, इसके आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अ सर्टन हाउस होल्ड हैज़ कंज्यूम्ड 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग अ मंथ। हाउ मच एनर्जी इज दिस इन जूल्स? ठीक है, एक सर्टन हाउस होल्ड है, उसने 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी एक मंथ में कंज्यूम की है। हाउ मच एनर्जी इज दिस इन जूल्स? वो जूल्स में कितनी एनर्जी है ये हमें बताना है। अब देखिए एक बात याद रखिए, यूनिट 1 यूनिट ऑफ एनर्जी का मतलब होता है 1 किलोवाट आर, ये होता है। ठीक है, और 1 किलोवाट आर जो है वह होती है 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स। ये मैं आपको बता चुका हूँ, वी हैव डिस्कस दिस, ओके, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो 1 यूनिट इतना होता है, 1 किलोवाट आर होता है, और 1 किलोवाट आर मतलब इतने जूल्स होता है। इतना हमें समझ में आ गया। अब आप देखिए कि आपसे बोला है कितनी यूनिट्स खर्चा हुई, 250 यूनिट्स, सॉरी। तो 250 यूनिट्स का मतलब कितना होगा? 250 यूनिट्स का मतलब है 250 किलोवाट आर। ठीक है, और इसका मतलब हो जाएगा 250 इंटू 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स, क्योंकि ये पूछा है कि कितना जूल्स होगा वो। ठीक है, तो वो हो जाएगा इतने जूल्स। और बस अब आपको क्या करना है, आपको सिंपली इसको क्या कर देना है, इसको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व आप कर लेंगे तो ये एनर्जी करीबन 9 इंटू 10⁸ जूल आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 9 इंटू 10⁸ जूल। So this is what is the solution of question number 9. Question number 10. An object of mass 40 kg is raised to a height of 5 meters above the ground. What is its potential energy? If the object is allowed to fall, find its kinetic energy when it is halfway down. ठीक है, तो सबसे पहले तो एक ऑब्जेक्ट है, उसको आपने लिफ्ट करके एक हाइट पर ले आए, यहाँ पर ले आए। ठीक है, कितनी हाइट पे ले आए हैं? ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 kg रेज टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर। तो ऑब्जेक्ट ऑफ मास कितना है? 5 kg है। 40 kg है, तो मास 40 kg है, ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 kg एंड इट इज़ रेज टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर।
तो हाइट कितनी है 5 मीटर है, 5 मीटर रेस कर दिया उसको, रेस टू हाइट ऑफ 5 मीटर अबव द ग्राउंड। व्हाट इज़ इट्स पोटेंशियल एनर्जी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो देखो बेटा पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो होती है mgh, mgh है ना, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है। अब m कितना है, g कितना है, h कितना है। तो देखिए m जो है वह तो है 40, g अपन 10 ले सकते हैं, h जो है वह 5 है, तो ये हो जाएगा 54। तो ये कितना हो जाएगा 5 4 ज़ा 20 और ये 2 0 और 2000 जूल्स। याद रखिए पोटेंशियल एनर्जी है और एनर्जी और वर्क का जो यूनिट होती है वो सेम होती है ना, सेम यूनिट होती है, जूल। क्लियर है इतना। इसके बाद उन्होंने ये तो पोटेंशियल एनर्जी निकालनी थी। इसके बाद उन्होंने बोला है कि इफ़ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज़ हाफ वे डाउन। अब देखिए जब ये ऐसे नीचे गिरेगा, वापस गिरेगा या नीचे, अलाउड टू फॉल यानी नीचे गिरेगा, और ये मान लो यहाँ आ गया हाफ वे डाउन। हाफ वे डाउन मतलब कितने मीटर पे आ गया, 2.5 मीटर पे आ गया। तो 2.5 मीटर पे आपको क्या बताना है, इसकी काइनेटिक एनर्जी बताना है। क्या बताना है, काइनेटिक एनर्जी। अच्छा अब एक बात बताइए, इस पॉइंट मान लीजिए इनको नाम दे देते हैं A, B और C, ठीक है, ये पॉइंट C है। इस पॉइंट B पर अगर मैं बात करता हूँ तो पॉइंट B पर एट पॉइंट B ये बताइए कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, हमने निकाली है पॉइंट B पे, ये पॉइंट B पे ही तो है पोटेंशियल एनर्जी 2000 जूल। तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट B इज़ 2000 जूल। क्लियर है, 2000 जूल। और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बच्चों, इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, वो 0 होगी। क्यों, क्योंकि देखो ये ऐसे ऊपर जाएगा तो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी और पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट पे 0 हो जाएगी। ठीक है कि नहीं। तो पोटेंशियल एनर्जी तो B है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट B कितनी है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट B तो 2000 जूल है, पर काइनेटिक एनर्जी 0 है, कोई एनर्जी नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो मोमेंटरीली रेस्ट में आ जाता है जब वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट पे जाता है और फिर नीचे गिरता है। ठीक है ना। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट B कितनी हो जाएगी, टोटल एनर्जी एट पॉइंट B कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी दिस प्लस दिस, दैट इज 2000 जूल। ठीक है, कितनी हो जाएगी 2000 जूल। अब जब वो नीचे गिरने लगता है तो ये पॉइंट C जब आता है तो याद रखिए एट पॉइंट C अगर हम बात करते हैं एट पॉइंट C, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अब ये हाफ वे डाउन है तो इसकी हाइट 2.5 मीटर है। तो अपन पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं क्या इस पर, बिल्कुल निकाल सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट C कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी mgh। m कितना है, मास है 40, g है 10 और h है 2.5, तो कितना हो गया ये, देखिए 400 और अच्छा एक काम करो ना 10 से हटा दो तो 25 हो जाएगा ये, 25 4 ज़ा 100, ये आ जाएगा 1000 जूल। कितना आ जाएगा 1000 जूल। टोटल एनर्जी इतनी, पोटेंशियल एनर्जी इतनी। ठीक है, सॉरी एट पॉइंट C पोटेंशियल एनर्जी इतनी। ठीक है ना, एक सेकंड। अब आप देखिए यहाँ पर इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी तो 1000 जूल है। ठीक है ना, इट इज़ 1000 जूल। काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए अब आप क्या, वही तो पूछा है, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट C पूछा है। तो देखिए एक बात याद रखिए, हमने पढ़ा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कांस्टेंट रहती है, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा कि टोटल, ध्यान से सुनना, टोटल एनर्जी एट पॉइंट B इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट C। ऐसा होना चाहिए, सही है कि नहीं, होना चाहिए ना। क्योंकि हमने पढ़ा है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट रिमेन्स सेम, इट रिमेन्स कांस्टेंट। तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तो ये सेम रहना चाहिए। अब क्या होता है, टोटल एनर्जी एट पॉइंट B हमने निकाली है, कितनी है 2000 जूल, इसको रख दीजिए 2000। अब टोटल एनर्जी एट पॉइंट C जो है वो सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट C एंड काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट C होगी, है ना। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम है। पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट C कितनी है, 1000 है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 2000 इज इक्वल्स टू 1000
प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी। अब ज़रा देखो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी जो है वो कितना हो जाएगा, इसको इधर ले आओ, 2000 से 1000 चला जाएगा, तो इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी इज़ 1000 जूल। सो दिस इज़ हाउ you can find the kinetic energy at point C. I hope that this discussion is clear to you. Now we will be discussing question number 11. Now try to understand question number 11 here. ध्यान से समझिएगा question number 11 को। question number 11 जो है वह कह रहा है कि what is the work done by the force of gravity on a satellite moving around the earth? जस्टिफाई योर आंसर। तो देखिए एक सैटेलाइट जो कि अर्थ के अराउंड क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। देयर इज अ सैटेलाइट विच इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, दिस इज अर्थ एंड दिस इज अ सैटेलाइट विच इज़ रिवॉल्विंग अराउंड इट, लाइक दिस इट इज़ रिवॉल्विंग, ओके, इट इज़ रिवॉल्विंग, दीज आर वेरियस पोजिशंस ऑफ दिस सैटेलाइट। नाउ व्हाट इज आस्क्ड दैट व्हाट इज़ द वर्क डन बाय द ग्रेविटी। तो अब एक बात ध्यान से समझिए कि जो ग्रेविटी है वह सैटेलाइट पर कैसे लग रही होगी, वर्टिकली डाउनवर्ड्स लग रही होगी, ऐसे नीचे की तरफ लग रही होगी, ठीक है। ग्रेविटी इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स ऑन द सैटेलाइट, क्लियर है ना। फोर्स ऑफ ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड्स टूवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की ओर लग रही है वो। और किसी भी पॉइंट पर जो डिस्प्लेसमेंट होता है सैटेलाइट का वह कैसा होता है, टेंजेंशियल होता है। कैसा होता है, टेंजेंशियल, इट इज़ ऑलवेज टेंजेंशियल, ठीक है ना, ये टेंजेंशियल होता है इस तरह से। अब आप बताइए वेट नीचे की तरफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट, देखिए ये क्या है, फोर्स है और ये है आपका डिस्प्लेसमेंट। अच्छा फोर्स कौन सा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, और ये है आपका डिस्प्लेसमेंट। तो आपको बड़े आसानी से दिखाई दे रहा है कि यह जो है यह एक्चुअली 90 डिग्री का एंगल है, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो यह 90 डिग्री एंगल है, और अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल है तो जो वर्क डन होगा बच्चों वह क्या हो जाएगा, ज़ीरो। हमने पढ़ा है कि इफ़ देयर इज 90 डिग्री एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एंड द वर्क डन बाय द फोर्स वुड बी zero, and that's why work done by gravity on a satellite revolving around the earth would be zero. I hope this is clear to you. Thank you very much. Happy learning. All the best.